यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत ही कम टाइम में 1 के सब्सक्राइबर पार करवा दिया। उसके लिए तुम सभी का दिल से थैंक यू। और हाँ, मुझे तुमसे एक और बात कहनी थी। हमारे चैनल का ज्वाइन बटन एक्टिवेट हो चुका है, तो इसलिए अगर तुम मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो तुम इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और मैंने ज्वाइनिंग का अमाउंट सबसे मिनिमम रखा है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं गैंगंग डोगिम को देख रहा होता है और वो कहता है इसके बालों का कलर चेंज हो गया। और फिर हम डोगिम को देखते हैं जो अपने बालों को देखता हुआ कहता है मुझे तो काफ़ी अजीब फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद मैं नहीं हूँ। और फिर वो अपने वेपन पे पैर मारते हुए बहुत ही स्टाइलिश तरीके से उसको उठाता है और उसको उठाने के बाद गैंगंग की तरफ स्लैश लगा देता है। और वो स्लैश इतना ज़्यादा पावरफुल था कि हम देख सकते हैं कि पहाड़ की एक चोटी कट के नीचे गिर गई होती है। लेकिन गैंगंग जंप करता हुआ डोगिम के पीछे आ जाता है और फिर डोगिम कहता है तुम्हारी मूवमेंट ऐसा लग रहा है जैसे मैं उन्हें देख सकता हूँ। और ये कहने के बाद ही वो बिना पीछे देखे गैंगंग की तरफ हमला कर देता है, लेकिन गैंगंग उससे उछलकर बच जाता है। और हम देखते हैं उसका अटैक एक पहाड़ पे जाके लगता है और उस पहाड़ का क्या हाल हुआ होता है। और फिर डोगी बहुत ही स्पीड में गैंगंग के पास आता हुआ एक स्लैश लगाता है, लेकिन गैंगंग बहुत ही स्पीड में इसको नीचे झुककर डॉज कर देता है। और फिर डोगी अपने वेपन से बहुत सारे अटैक गैंगंग के ऊपर करता है, लेकिन गैंगंग उन सभी अटैक से बच रहा होता है। और हम देखते हैं उन अटैक की वजह से पीछे पहाड़ों में छेद हो गया होता है। और फिर डोगिम कहता है तो तुम अभी तक चूहों की तरह भाग रहे हो। और फिर वो एक अटैक करने के लिए अपना स्टैंस लेता है और गैंगंग से कहता है तो ठीक है, इससे बचकर दिखाओ, विंड एंड अर्थ वाइल्ड। और ये कहने के बाद वो अटैक गैंगंग की तरफ भेज देता है और गैंगंग कहता है लगता है इस बार मुश्किल होने वाली है। और ये कहने के बाद वो भी अपना फाइटिंग स्टैंस लेता है और उस अटैक को अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं डोगिम का ये अटैक जो पहले बहुत ही कमजोर था, अभी वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है जो पहाड़ों को काटता हुआ गैंगंग के पास गया होता है। और फिर हम डोगिम को देखते हैं जो कहता है यह वाइल्ड विंड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं तो सोचता था कि मैं पहले से ही अनबीटेबल हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ एक बच्चा था। क्या डोगिम के पास ये पावर पहले से ही थी? फिर वो सामने देखता है जहाँ पे गैंगंग उस अटैक को रोक लिया होता है। और ये देखकर डोगिम चौंक जाता है और वो कहता है इसने ब्लॉक कर लिया, वो भी अपने हाथों से, या फिर इसने किसी तरह की एंटी ब्लो स्किल यूज़ किया। और फिर हम गैंगंग को देखते हैं जो कहता है ये तो काफ़ी इनक्रेडिबल था, मेरे हाथ भी सुन पड़ गए। और फिर डोगिम कहता है देखने में तो इसकी उम्र डोगिम जितनी ही होगी, लेकिन ये अभी से इतना स्किल्ड मास्टर है। अब तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये आखिर है कौन। और फिर हम गैंगंग को देखते हैं जो कहता है मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, पता नहीं इसके जैसे और कितने स्ट्रांग लोग होंगे, शायद मुझे मास्टर की बातें मान लेनी चाहिए थी। और उसके बाद हम एरी को देखते हैं जो वहाँ से धीरे धीरे जा रही होती है और कहती है मेरे पैर अभी भी दर्द कर रहे हैं। और फिर वो पीछे देखती है जहाँ पे गैंगंग और डोगिम फाइट कर रहे होते हैं और वहाँ से बहुत तेज आवाज आ रही होती है। और वो कहती है उसने कहा था कि वो थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन वो लड़का भी काफी इनक्रेडिबल है जो अभी तक गैंगंग के सामने टिका हुआ है। और फिर हम उन पहाड़ों को देखते हैं जहाँ पे उन दोनों की फाइट की वजह से वो पहाड़ कट गए होते हैं, उनमें बड़े बड़े छेद हो गए होते हैं। और फिर हम पहाड़ों के पीछे एक घर को देखते हैं जहाँ पे डोगिम और गैंगंग फाइट कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं इस फाइट के अंदर डोगिम ने गैंगंग के ऊपर अटैक किया होता है, जिसकी वजह से गैंगंग पीछे जाता हुआ वॉल से टकराता है। और फिर डोगिम कहता है क्या तुम मेरे से जानबूझकर फाइट नहीं कर रहे हो, या फिर तुम खुद को डिफेंड करने में ही बिजी हो? तुम सच में एक टफ अपोनेंट हो, लेकिन धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट तुम्हारे में से खत्म होता जा रहा है। लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है, आखिर तुम कौन से क्लैन से हो? और फिर डोगिम एक्साइटेड होता हुआ कहता है क्या तुम्हारे क्लैन के अंदर तुमसे भी कोई स्ट्रॉन्गर है? अगर है तो मुझे बताओ, जल्दी बताओ। अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। और फिर गैंगंग खड़ा होते हुए कहता है मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ, इतने स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को बिना मारे हराना ये हमेशा से ही मुश्किल रहा है, और इसके ऊपर तुम अचानक से इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। मैं समझ गया कि तुम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और फिर गैंगंग अपना ब्लड पोंछता हुआ कहता है इस बार मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, इसीलिए जल्दी से आओ।
और फिर हम डोगिम को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, तुम्हें कुछ गलत फहमी हो रही है। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि ये मेरी स्किल सबसे बेस्ट है। तभी गैंगंग कहता है, मुझे पहले से ही पता था तुम अपनी स्ट्रेंथ कंट्रोल करके मेरे से फाइट कर रहे हो ताकि मैं मर ना जाऊं, क्योंकि तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन से क्लैन से हूँ, है ना? चलो इस बार अपनी ताकत दिखाओ। और ये सुनने के बाद डोगिम बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, तुम्हारे पास जो आखिरी मौका था अपनी लाइफ को बचाने का, तुमने उसे भी खो दिया। अगर तुम सच में मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इस विश को पूरी कर दूंगा, मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। और ये कहने के बाद वो अपना अटैक प्रिपेयर करता है और हम देखते हैं उसके चारों तरफ एक एनर्जी का गोला बन जाता है और वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। और फिर डोगिम कहता है, द 13th स्पेयर स्किल ऑफ द डू, टोटल एनहिलेशन। और ये कहने के बाद वो अपना एनर्जी से बना हुआ बॉल गैंगंग की तरफ फेंक देता है, लेकिन गैंगंग अपना मुक्का बनाते हुए जमीन पे मारता है, जिसकी वजह से गैंगंग के सामने नीचे की जमीन टूटकर ऊपर की तरफ उठ जाती है और वो एक शील्ड की तरह काम करता है। लेकिन हम देखते हैं उस अटैक की वजह से वो पूरी जमीन भी टूट जाती है और फिर वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है। और फिर डोगिम अपने सामने देखता है जहाँ पे गैंगंग नहीं होता और वो कहता है, क्या वो हार गया? और फिर डोगिम कुछ देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसके सामने एक ब्लैक होल जैसा कुछ बन रहा होता है और उस ब्लैक होल की पावर की वजह से डोगिम वहाँ पे सही से खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। और फिर डोगिम देखता है जहाँ पे ब्लैक होल होता है वहीं पर गैंगंग होता है और ये ब्लैक होल कुछ और नहीं, गैंगंग का अटैक होता है। और गैंगंग कहता है, पेचॉन ब्लैक टॉर्नेडो स्किल। और ये सुनकर डोगिम कहता है, क्या पेचॉन स्किल? आखिर ये मरे हुए उस मास्टर की स्किल कैसे यूज कर सकता है? और फिर डोगिम अपना दांत पीसते हुए कहता है, तुम कचरे। और ये कहने के बाद ही वो गैंगंग के ऊपर फिर से अटैक करता है, विंड एंड अर्थ क्रॉस ब्लो। और उसका ये अटैक गैंगंग के टॉर्नेडो को काट देता है। लेकिन फिर डोगिम देखता है गैंगंग का टॉर्नेडो वापस से रिबिल्ड होने लगता है और उस टॉर्नेडो के अंदर से गैंगंग बाहर निकलता है। और ये देखने के बाद ही वो अपने वेपन से गैंगंग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं उसका वेपन एक अजीब तरीके से मुड़ गया होता है और गैंगंग को कुछ भी नहीं होता। और उस टॉर्नेडो की आवाज इतनी ज्यादा होती है कि डोगिम को सहा नहीं जाता और वो अपने कान बंद कर लेता है। फिर गैंगंग कहता है, एयर ब्रेकर स्किल। और ये कहने के बाद ही वो अपने दोनों हाथों को उसके कान के ऊपर मारता है, जिसकी वजह से डोगिम का दिमाग हिल गया होता है। और फिर हम देखते हैं पूरी घाटी में गैंगंग का अटैक गूंज रहा होता है और गैंगंग का वो टॉर्नेडो हर एक चीज को तोड़ रहा होता है। और फिर हम एरी को देखते हैं जो वहां से जाते हुए कहती है, अरे पता नहीं है क्या केओस मचा रखा है इन लोगों ने। और फिर हम उस टॉर्नेडो के शांत होने के बाद देखते हैं जहाँ पे पहाड़ों का क्या हाल हुआ होता है और जहाँ पे गैंगंग ने अटैक किया होता है वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया होता है और उसी गड्ढे के अंदर डोगिम पड़ा होता है और गैंगंग उसको देख रहा होता है। और फिर इसके बाद हम डोगिम का एक पास्ट देखते हैं जहाँ पे वो कहता है, मैं अपने बड़े भाई को अपना आइडल मानता था, वो एक जीनियस था। वो 15 साल की उम्र में ही हमारे फादर के टैलेंट को सरपास कर दिया था। इसके बावजूद भी वो दूसरों के लिए काफी काइंड और हम्बल था। वो हमारे फादर का प्राइड था और हमारे क्लैन का एक उभरता हुआ सितारा। लेकिन मुझे नहीं पता कि उसका मानसिक संतुलन कब बिगड़ गया। शायद उन डाकुओं के हमले के बाद जिसमें माँ की मौत हो गई थी और फिर उस घटना के बाद वो खून का प्यासा एक पागल किलर बन गया। पहले तो वो अपने आसपास के ही डाकुओं को मारता था, लेकिन बाद में वो फेमस मार्शल आर्टिस्ट और वॉरियर को भी मारने लगा था। और इस ब्लडी थर्स्टी मर्डर के आ जाने की वजह से सारे मार्शल आर्टिस्ट काफी ज्यादा शॉक थे। और फिर हमें उसके भाई को दिखाया जाता है जो उन मार्शल आर्टिस्ट को मार रहा होता है और वो कहता है, आखिर तुम लोग अपने आप को वॉरियर कैसे कह सकते हो जब तुम खुद ही अपनी रक्षा नहीं कर सकते। और लोग ढूंढ पाते कि उस मर्डर के पीछे कौन है। इससे पहले ही मर्डर होना बंद हो गए थे क्योंकि हमारे फादर ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया था। और फिर हम डोगिम के फादर को देखते हैं जिन्होंने अपने बड़े बेटे को रंगे हाथों पकड़ लिया था और उसके बाद वो उसको वहीं मार मार कर बेहोश कर देते हैं। और उसके बाद हम डोगिम के बड़े भाई को जेल में देखते हैं और फिर उसके काफी टाइम बाद
हम डोगिम के बड़े भाई को उसके फादर के सामने देखते हैं, जहाँ पे वो अपने सभी कामों के लिए माफी मांग रहा होता है। और फिर डोगिम कहता है, सजा मिलने के बाद मेरा भाई वापस से नॉर्मल हो गया। और फिर हम डोगिम और उसके बड़े भाई को देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं। तभी उसका बड़ा भाई कहता है, स्ट्रांग बनो डोगिम, वॉरियर और लॉयल्टी का कोई मतलब नहीं जब तक तुम स्ट्रांग नहीं हो। अगर तुम अपने परिवार और अपने आसपास की चीज़ों को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और उसके बाद हम डोगिम के बड़े भाई के रूम को देखते हैं, जहाँ पे छोटा डोगिम आता हुआ कहता है, भैया क्या आज मैं यहीं पे सो जाऊं? और फिर डोगिम का बड़ा भाई कहता है, हाँ बिल्कुल। और फिर रात को डोगिम की आंखें खुलती है, जहाँ पे वो देखता है उसका भाई अपने आप से ही बातें कर रहा होता है। और वो कहता है, किस बात का इंतजार कर रहे हो? नहीं, आगे बढ़ो, चुप रहो, मैं नहीं कर सकता, मैंने कहा चुप रहो। तभी छोटा डोगिम कहता है, क्या कोई मेहमान आया हुआ है? लेकिन डोगिम का बड़ा भाई उसकी बातें नहीं सुनता और वो कहता है, मैंने तय कर लिया है, अब मैं और नहीं मारूंगा, तो तुम्हें भी चले जाना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि डोगिम के बड़े भाई के पास दो पर्सनैलिटी है, जिसकी वजह से वो खुद से ही बात कर रहा होता है और उसकी दूसरी पर्सनैलिटी दूसरों को मारने के लिए कह रही होती है। और उसकी दूसरी पर्सनैलिटी आगे कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वह तो हमारा शुरू से ही निशाना था। वॉरियर्स और पब्लिक के ओपिनियन की वजह से वह इतना पागल हो गया कि उसने हमारी माँ को मरने दिया। जब तक वह जिंदा है हमारी कोई आज़ादी नहीं, इसीलिए उसे मार डालो मेरे दोस्त, और तुम इसके बाद अपनी पिछली जिंदगी में लौट सकते हो। और फिर उसका बड़ा भाई कहता है, तुम चुप रहो। और फिर हम डोगिम को देखते हैं, जो ये सारा चीज सुन रहा होता है। तभी उसका बड़ा भाई पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन डोगिम उससे पहले ही सोने की एक्टिंग कर रहा होता है। और फिर डोगिम कहता है, मैं गलत था, उसका पागलपन तो पहले से भी ज्यादा हो गया है और उसके पागलपन का नया निशाना हमारे फादर हैं। और फिर हम अगले दिन डोगिम के बड़े भाई को उसके फादर के सामने देखते हैं, जहाँ पे उसके फादर कहते हैं, क्या एक स्पैरिंग मैच? और फिर डोगिम का भाई कहता है, मैं आपसे डू शॉटमैनशिप की सीक्रेट स्किल सीखना चाहता हूँ। और फिर डोगिम के फादर कहते हैं, ऑल राइट, तुम अपना टाइम और डेट फिक्स करके मुझे बता देना। और ये सुनने के बाद डोगिम का बड़ा भाई एक अजीब सी स्माइल करने लग जाता है। और ये सब कुछ देखकर डोगिम कहता है, आखिरकार वो पूरी तरह से पागल हो ही गया। क्या ये सब कुछ मुझे फादर को बताना चाहिए? लेकिन वो मेरे पे विश्वास नहीं करेंगे। नहीं, जब तक मैं फादर को बताऊंगा भैया उससे पहले ही मुझे मार डालेंगे। नहीं, लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। आखिर वह हमारे फादर को मारने के बारे में क्यों सोचेंगे? ओ, आखिर मैं क्या करूँ मैं? काश मैं थोड़ा सा और स्ट्रांग होता। लेकिन स्पारिंग से एक दिन पहले ही भैया की मौत हो गई। उन्हें जहर दिया गया था, उन्हें मेरे अंकल नहीं मारा था। और फिर हम डोगिम के अंकल को देखते हैं, जो किसी से कह रहे होते हैं, ये काफ़ी खतरनाक पॉइजन है, जो किसी के बॉडी के अंदर से 9 होल बनाकर उसके अंदर का सारा ब्लड बहा देता है। और फिर वो दूसरा आदमी कहता है, आखिर इस जैसे खतरनाक पॉइजन को तुम क्यों ही यूज़ करना चाहते हो? और फिर उसके अंकल कहते हैं, हो ये तो सीक्रेट है। और ये सारा चीज़ डोगिम छुपकर देख रहा होता है। और वह कहता है, मैं अकेला हूँ जो इस मर्डर के बारे में जानता है, जो मेरे अंकल ने की, क्योंकि मेरा बड़ा भाई अंकल की आंखों में चुभता था। फिर डोगिम कहता है, क्या यह तो मेरी मेमोरी नहीं है? मैंने तो कभी उन्हें पॉइजन बनाते हुए देखा भी नहीं। और फिर इसके बाद हम डोगिम के भाई को देखते हैं, जो ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ पे डोगिम आता है और अपने भाई को पॉइजन देता है। और उसका भाई हंसते हंसते उसको पी लेता है। और वो कहता है, ये वैसा नहीं है जैसे मैंने सोचा था, लेकिन अच्छा हुआ तुमने मुझे रोक दिया। तुम्हें मेरे लिए सॉरी फील करने की ज़रूरत नहीं है। और ये कहने के बाद ही डोगिम के बड़े भाई के नाक से ब्लड निकलने लगता है और वो वहीं पर गिर के मर जाता है। और हम देखते हैं इस पॉइजन को किसी और ने नहीं, डोगिम ने दिया होता है। लेकिन डोगिम इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो गया होता है कि उसने इस मेमोरी को अपने दिमाग से मिटा दिया होता है और वो सारा ब्लेम अपने अंकल पे डाल देता है। और फिर हम इसके बाद डोगिम के फादर को देखते हैं, जो अपने बेटे को अपने ही हाथों में लेकर रो रहे होते हैं। तभी डोगिम कहता है, नहीं, ये झूठ है, अंकल ने ही मेरे भाई को मारा है। अंकल मेरे भाई को कभी भी पसंद नहीं किया करते थे, उन्होंने ही उसको पॉइजन दिया है। और ये सब याद करने के बाद
डोगिम की आंखें खुल जाती है और फिर डोगिम के सामने उसका भाई होता है और वो कहता है आखिरकार तुम्हें तुम्हारी मेमोरी वापस मिल गई। और वो आगे कहता है नहीं नहीं, तुम्हें ये सब पहले से ही पता था, तुमने ही अपने भाई को मारा, लेकिन तुम कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। और फिर वो कहता है मैं तुम ही तो हूँ, मैं तुम्हारे भाई जैसा दिखता हूँ क्योंकि तुम हमेशा से अपने भाई की तरह बनना चाहते थे। और वो आगे कहता है मैं तुम्हारा ट्रू सेल्फ हूँ, तुम्हारी मेमोरी ने मुझे सप्रेस कर दिया था, तुम चाहो या ना चाहो लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और ये कहने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ आखिर यहाँ पर हुआ क्या। डोगिम के अंदर भी 2 पर्सनैलिटी है और उसकी दूसरी पर्सनैलिटी उसके भाई जैसी दिखती है क्योंकि वो हमेशा से ही अपने भाई जैसा बनना चाहता था। और फिर डोगिम ये सब समझने के बाद वहीं पर जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देता है। और फिर हम गैंगंग को देखते हैं जो डोगिम के रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ से भागता हुआ कहता है नहीं नहीं, मैंने ये सब नहीं सुना, मैं तो बस एरी को घर वापस ले जा रहा हूँ, मैं इन सब से तंग आ चुका हूँ। और फिर उसके बाद हम एरी को देखते हैं जो वहाँ पे सारे तलिस्मान को जला रही होती है और फिर वो कुछ करती है जिसकी वजह से वहाँ पे जितनी भी आत्माएं होती है वह सब चली जाती है। और फिर हम वहाँ का सीन देखते हैं जहाँ पे हर तरफ लोग मरे हुए होते हैं। और फिर वहाँ पे गैंगंग आता हुआ कहता है मुझे लगता है यहाँ पर जितनी भी स्पिरिट थी वो सब चली गई हैं और जो लोग उन भूतों के वश में थे वो लोग भी रिलीज हो गए हैं। और फिर गैंगंग एरी की तरफ देखता हुआ कहता है क्या तुम्हें अभी भी कुछ करना है। फिर एरी कहती है ये सारे लोग मर गए शायद मेरी वजह से। और उसके बाद गैंगंग कहता है क्या मुझे थोड़ा सा और इंतज़ार करना चाहिए। फिर एडी कहती है नहीं ठीक है, चलो यहाँ से चलें। और फिर एडी जाते हुए कहती है और उस लड़के के बारे में क्या हुआ। फिर गैंगंग कहता है मैंने उसको ठिकाना लगा दिया। और फिर एडी कहती है कहीं तुमने उसे मारा तो नहीं। फिर गैंगंग कहता है अरे नहीं नहीं, मैंने उसको नहीं मारा, वो अभी जिंदा है। मैं जिस इमोर्टल स्टोन से मिला था वह उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग और ड्यूरेबल था। और उसके बाद हम सन एंड मून स्क्वाड के जेल के अंदर उसी हट्टे कट्टे आदमी को देखते हैं जो वो अभी तक जिंदा होता है और कहता है आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है, आखिर ये सारे लोग पागल कैसे हो गए। और तभी उसे एक आदमी हिलता हुआ दिखाई देता है और उसको वो मारता हुआ कहता है प्लीज मर जाओ, मत उठना इस बार। और फिर वो आदमी जो मार खा रहा होता है वो कहता है ब्रदर, बिग ब्रदर, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर वो हट्टा कट्टा आदमी कहता है चुप रहो और तुम मर जाओ जल्दी से, प्लीज मर जाओ। और फिर इसके बाद हम डोगिम को देखते हैं जो चुपचाप बैठा होता है और रो रहा होता है। इसके बाद सुबह हो जाती है और हम देखते हैं और वहाँ पे फाइट के बाद हर एक चीज़ बर्बाद हो गई होती है। जितना भी माउंटेन होते हैं उन सब में छेद हो गए होते हैं, वह सारे के सारे टूट गए होते हैं और सन एंड मून स्क्वाड का पूरा बेस खत्म हो गया होता है। और इसके बाद डोगिम अपने घर चला जाता है जहाँ पर हम उसकी बहन को देखते हैं जो उसको देखकर रोने लग जाती है। और फिर डोगिम कहता है जब मैं यहाँ पर कुछ दिनों के लिए नहीं था तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। अंकल ने सही कहा था, विंड एंड अर्थ क्लैन काफ़ी ख़राब हालत में है, लेकिन ये अभी भी क्लियर नहीं है कि हमारे ऊपर किसने हमला किया था। क्या इन सब के पीछे मार्शल आर्ट यूनियन है। मुझे नहीं पता कि क्या सच है और क्या नहीं, लेकिन एक बात तो क्लियर है, मेरे अंकल का भी इन सब चीज़ों में हाथ है। और फिर वो एक स्टैचू के अंदर हाथ डालता हुआ कहता है तो वो स्टैम्प यहाँ से गायब हो चुका है। और उसके बाद वह एक नीचे बेसमेंट के रूम में जाता है जहाँ पर उसकी बहन भी उसके साथ होती है। और वो वहाँ पर देखता है जहाँ पर हर तरफ सामान फैला होता है। और तभी वहाँ पे डोगिम का भाई आ जाता है और कहता है तुम एक नंबर के इडियट हो, मुझे पता था कि ऐसा ही होने वाला है, इसलिए मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम उसे मत बताओ। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि हमारे अंकल कैसे हैं, लेकिन तुमने कभी भी मेरी बात नहीं मानी। और उसके बाद डोगिम कहता है चुप रहो। और वो कहता है अंकल क्या सोच रहे हैं यह जानने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। और फिर डोगिम का भाई कहता है तुम्हारी इस स्टूपिड क्यूरियोसिटी की वजह से तुमने हमारी फैमिली का पूरा खजाना जाने दिया, अब तुम हमारे क्लैन को वापस कैसे रिबिल्ड करोगे। और फिर डोगिम गुस्से में कहता है मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं, इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, इसीलिए तुम इधर उधर घूमना बंद करो और चले जाओ। इसके बाद हम डोगिम के बहन को देखते हैं जो डोगिम को देखते हुए कहती है भैया आप इतनी देर से यहाँ पे खड़े होकर क्या सोच रहे हो। और फिर डोगिम कहता है अरे सॉरी, मैं यहाँ पर जो देखने आया था वो देख लिया, चलो वापस चलते हैं। और फिर उसकी बहन कहती है वैसे ये जगह किस चीज़ के लिए है। और फिर डोगिम कहता है
मैं ये सब बात तुम्हें बाद में बताऊंगा। और इसके बाद हम डोगिम को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसकी पावर पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है और उसकी पावर देखकर वहाँ पे सब लोग हैरान हो गए होते हैं। और फिर डोगिम खुद को ही देखता हुआ कहता है, जब मैं उससे फाइट कर रहा था और उस टाइम मैं जितना स्ट्रांग था, अभी मैं उसका आधा भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी रिकवरी पहले से ज़्यादा फास्ट हो गई है, इसीलिए टाइम के साथ मैं पहले जितना स्ट्रांग हो जाऊँगा। और फिर डोगिम का भाई आता हुआ कहता है, देखने से तो ऐसा लगता है जिस लड़के ने तुम्हारे ऊपर पैक्चॉन स्किल यूज़ किया था उसने तुम्हारी जान बचा ली। वह तरीका थोड़ा सा रफ था, लेकिन उसने तुम्हारी बॉडी के कर्ज से तुम्हें आज़ाद कर दिया। और फिर डोगिम गैंगंग और एडी के बारे में सोचता हुआ कहता है, हाँ वो मेरा सेवियर है। और फिर डोगिम का भाई कहता है, अब तो तुम उसके कर्ज में हो, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें उसका कर्ज चुकाना चाहिए? और फिर डोगिम कहता है, हाँ मैं उसका कर्ज चुकाऊंगा, लेकिन जब मैं उसको देखने गया था तब वो घर पे नहीं था, क्योंकि वो पहले ही अपने ओल्ड एनिमी को ढूंढने के लिए जा चुका था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हर तरफ बारिश हो रही होती है और उन बारिश के बीच हम किसी के पैरों को देखते हैं, जहाँ पर वो व्यक्ति कहीं पर जा रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक आदमी पर जाती है जो बहुत ही मरियल हालत में होता है और उसे वह देखकर डर के मारे पीछे हट जाता है। और ये आदमी कोई और नहीं, उबोक होता है। हमने पिछले चैप्टर में देखा था जहाँ पे कैप्टन यांग और उबोक किसी मिशन के बारे में बात कर रहे होते हैं और उबोक उसी मिशन में गया होता है और उसकी ये हालत हो गई होती है। और फिर वो आदमी उबोक को चेक करता हुआ कहता है, यह बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे जिंदा है। और उसके बाद वह आदमी उबोक को उठाकर अपने साथ लेकर चला जाता है। और उसके बाद हम जंगलों में कई सारे लोगों को देखते हैं जो उबोक को ही ढूंढ रहे होते हैं। और तभी उनमें से एक आदमी एक गुफा की तरफ इशारा करता है जिसके अंदर से रोशनी बाहर आ रही होती है। और फिर हम उस गुफा के अंदर देखते हैं जहाँ पे वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, जब उन लोगों ने मुझसे कहा था तो मुझे रुक जाना चाहिए था, पता नहीं मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति देखता है गुफा के बाहर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और उन सभी में से एक कहता है, मुझे पता था कि उसका कोई साथी है। तभी उन लोगों का लीडर उस आदमी को चुप कराते हुए उस बूढ़े आदमी से कहता है, सर मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ के आसपास के रहने वाले हैं। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, हाँ तुमने सही कहा। और फिर उन सभी का लीडर कहता है, हम सब निशन विलेज से आए हैं, अगर आपको पता हो तो। और फिर वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, नहीं मुझे नहीं पता। और फिर वो लीडर कहता है, हाल ही में व्हाइट हॉर्स स्क्वाड का एक आदमी हमारे ग्रुप के अंदर जासूसी करता हुआ पकड़ा गया। पूछताछ के बाद पता चला कि उसका ठिकाना कहाँ पर है, लेकिन हमें अभी तक यह पता नहीं चला कि आखिर उसका मकसद क्या था। और फिर वो उबोक की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यह आदमी उनमें से ही एक है। और फिर वो आगे कहता है, सर आपका इस आदमी से कोई लेना देना तो नहीं है। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो आदमी आगे कहता है, तो सर प्लीज़ इस आदमी को हमें दे दीजिए, हम इसका बहुत देर से पीछा कर रहे हैं और हमारे बीच जो भी बातें हुई आप उनको भूल जाइए। और ये कहने के बाद वो सारे के सारे उबोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, वहीं रुको, तुमने जो मेरे को इतनी सारी बातें बताई, मेरा उनसे कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन इस आदमी से मेरा एक रिलेशन है, क्योंकि व्हाइट हॉर्स स्क्वाड के अंदर मेरी पोती रहती है। और यह बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं, व्हाइट हॉर्स स्क्वाड की लीडर जिनका ग्रैंडपा होता है। और यह सुनने के बाद वो सारे के सारे आदमी चौंक जाते हैं और उनका लीडर कहता है, मैंने आपका मार्शल आर्ट स्पिरिट सेंस कर लिया था और ये काफ़ी अनयूजुअल था, इसीलिए मैं कब से आपको रिस्पेक्ट दे रहा था, लेकिन आप तो उन्हीं में से एक निकले। और फिर वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ और ना ही उनके ग्रुप में से हूँ। और फिर उनका लीडर कहता है, अब तुम्हारी बातें बेकार है, तुमने खुद को ये एक्सपोज कर लिया है, इसलिए हम तुम्हें दो ऑप्शन देते हैं, या तो तुम खुद हमारे साथ चलो या फिर हम तुम्हें कुत्तों की तरह घसीटते हुए लेकर जाएंगे। और फिर हम उस बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं जो कहता है, तुम लोगों ने तो मुझे बोलने का मौका भी नहीं दिया, यह किस तरह का रिस्पेक्ट है। और ये कहने के बाद वो उठता है और कहता है, अब बातें बेकार है। और हम देखते हैं वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही लंबा चौड़ा होता है और उसे देखकर एक आदमी कहता है, यह बूढ़ा व्यक्ति कितना लंबा है, जब ये बैठा हुआ था तो इतना लंबा नहीं लग रहा था। और फिर वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, काश तुम लोगों ने मुझे भी एक ऑप्शन दिया होता जिसमें हम एक दूसरे को नहीं देखते और चुपचाप निकल जाते, लेकिन मुझे कोई ऑप्शन चुनना ही है तो मैं कुत्तों की तरह घसीटता हुआ जाना पसंद करूंगा। और फिर वो लीडर उस बूढ़े व्यक्ति के शोल्डर पर एक स्नेक का साइन देखता है और कहता है, मैंने इस टैटू को कहीं ना कहीं तो देखा है। फिर वो अपने आदमियों से कहता है, जाओ और इसे पकड़ लो, हमें नहीं पता कि इसका इंटेंशन क्या है,
इसीलिए इसको मारना मत। और इसके बाद वह सारे के सारे उस बूढ़े व्यक्ति पर हमला कर देते हैं। और फिर तभी हम उस बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं जो अपने हाथों को एक पोजीशन में लाता है और कहता है, लगता है बिना लड़े मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा। और ये कहने के बाद वो अपनी पावर रिलीज करता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसकी ऑरे की वजह से वहाँ पर चारों तरफ डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, चलो देखते हैं आजकल के यंगस्टर मेरे लिए क्या लेकर आए हैं। और इसके बाद हम उस गुफा के अंदर देखते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रेस्टोरेंट की तरफ, जहाँ पर हम गैंगोंग को देखते हैं जो खड़ा होता है और कुछ कस्टमर बैठकर आपस में ही बात कर रहे होते हैं। और वो कहते हैं, किसने सोचा था कि मून स्क्वाड की हालत ऐसी होगी। कुछ लोग कहते हैं कि रिटायर मार्शल आर्ट वॉरियर्स ने आकर उन सभी को ख़त्म कर दिया, लेकिन कुछ का कहना है कि वो सभी लोग आपस में ही झगड़ कर ख़त्म हो गए। तभी दूसरा आदमी कहता है, लेकिन बात यह है कि वो बेकार सी स्क्वाड ख़त्म हो गई, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई। तभी दूसरा आदमी कहता है, उनमें से काफ़ी सारे बच गए हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि नए लीडर डेंगू को छोड़कर बाकी सब कमज़ोर है। और इसके साथ ही कई सारे स्क्वाड मून स्क्वाड से बदला लेना चाहते थे, तो पता नहीं ये स्क्वाड और कितनी देर तक टिकेगा। और बहुत सारे लोग स्क्वाड को छोड़कर जा रहे हैं, तो लगभग ख़त्म हो ही चुका है। और तभी उनमें से पहला आदमी कहता है, अच्छा हुआ वो सब खत्म हो गए, आखिर वो सब इसी के हकदार थे, आखिर इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और तभी हम बूढ़ी मालकिन को देखते हैं जो कहती है, किचन में काम करने के लिए मैं काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हूँ। फिर गैंगोंग कहता है, क्या कल तक एडी वापस आएगी। फिर मालकिन कहती है, किसे पता। और फिर हम गैंगोंग को देखते हैं जो उन सभी कस्टमर को थैंक यू बोल रहा होता है। और उनके जाने के बाद गैंगोंग भी रेस्टोरेंट के अंदर जाने ही वाला था, तभी उसके पीछे उसे कुछ फील होता है और वो पीछे देखता है जहाँ पे वही आउल होता है। और ये आउल किसी और का नहीं, जिन का होता है। और उसे देखकर गैंगोंग समझ जाता है कि जिन ने उसे बुलाया है। और इसके बाद हम गैंगोंग को जंगलों के बीच उसी खंडर में देखते हैं। और फिर वो खंडरों के बीच में आता हुआ कहता है, वो यहाँ पर अभी तक नहीं आई। और फिर इसके बाद गैंगोंग को कुछ फील होता है और वो देखता है, उसको जो फील हो रहा होता है वो क्यूआई एनर्जी उस दीवार के पीछे से आ रही होती है। और यह क्यूआई एनर्जी सेंस करते ही गैंगोंग को अपने मास्टर की याद आ जाती है, जो कहते हैं, तुम हमेशा इस क्यूआई को याद रखना, क्योंकि उनकी क्यूआई का सोर्स और तुम्हारी क्यूआई का सोर्स सेम है। और जब तुम उन लोगों से मिलोगे तो तुम्हें पता चलने से पहले ही तुम इसे फील कर लोगे। और ये सब सोचने के बाद गैंगोंग बहुत ही स्पीड में जाकर उस दीवार को तोड़ देता है। और जो आदमी उस दीवार के पीछे होता है उसके ऊपर वो पाम अटैक मारता है, और वो आदमी भी गैंगोंग के ऊपर पाम अटैक करता है। और हम देखते हैं उन दोनों का पाम अटैक एक दूसरे से टकराता है, लेकिन गैंगोंग का अटैक ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से वो आदमी पीछे की तरफ जाकर गिरता है। और फिर जैसे ही गैंगोंग उसे मारने के लिए जाता है, तभी वो कहता है, रुक जाओ रुक जाओ। और फिर हम उस आदमी को देखते हैं जो कोई और नहीं उबोक होता है। और वो कहता है, तो तुम सच में डोकोयोंग के ही स्टूडेंट हो। और उबोक को देखकर गैंगोंग कहता है, उबोक आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। और फिर उबोक कहता है, तुम्हारा रिएक्शन देखने के बाद मैं तो और भी ज़्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ इस क्यूआई के बारे में, जिसे मैं चोरी करके लाया हूँ। और उसके बाद हम उबोक और गैंगोंग को बैठकर बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पे उबोक सब कुछ गैंगोंग को बता रहा होता है जो भी उसके साथ हुआ। और फिर उसके बाद हम उबोक को देखते हैं जो कि चेन से दीवारों में टंगा होता है और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। तभी उसके सामने कुछ लोग आते हैं और उनमें से एक आदमी ने अपना मुंह ढक रखा होता है। और वो कहता है, क्या यह वही आदमी है जो मुझसे बात करना चाहता था। तभी पीछे से एक आदमी कहता है, हाँ यह वही है, लेकिन मुझे लगता है यह अपनी जान की भीख मांग रहा है। तभी दूसरा आदमी कहता है, आप इसे हमें हैंडल करने दीजिए, हम इसको देख लेंगे। तभी वो आदमी जिसने अपना मुंह ढक रखा होता है वो कहता है, इसे नीचे लाओ। और इसके बाद वो लोग उबोक का चैन खोल देते हैं। और फिर हम उबोक को देखते हैं जो नीचे पड़ा होता है और वो कहता है, डोकोयोंग। और ये सुनने के बाद वो आदमी नीचे बैठकर उबोक को देखने लग जाता है और वो उबोक से कहता है, अभी तुमने क्या कहा। और तभी उबोक मौका देखकर उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है और फिर उबोक कहता है, उसका डिसाइपल तुम्हें ढूंढ रहा है। और इसके बाद वो उसकी एनर्जी चोरी करने लग जाता है। और जैसे ही उस आदमी को यह पता चलता है वह उबोक को दूर फेंक देता है। और फिर हम उस आदमी का हाथ देखते हैं जहाँ पर उबोक ने उसकी एनर्जी चोरी कर ली होती है और उसका हाथ बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया होता है। और फिर वो आदमी उबोक को देखकर वापस चला जाता है। और वहाँ पर जो दो आदमी होते हैं उनमें से एक कहता है,
इसे वापस से वहीं पर टांग दो। हम इससे तब तक पूछताछ करते रहेंगे जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता कि आखिर इसका मकसद क्या है। और फिर इसके बाद हम उबोक को देखते हैं जो उस आदमी को जाता हुआ देखता रह जाता है। और उसके बाद हम गैंगोंग को देखते हैं जो कहता है मास्टर ऑफ निशन विलेज। और फिर उबोक कहता है लेकिन मैं पक्का श्योर नहीं हूँ कि वह उनमें से ही है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। और फिर गैंगोंग कहता है क्या तुमने उसका चेहरा नहीं देखा? फिर उबोक कहता है मैंने देखा था जब मैं छोटा हुआ करता था, लेकिन अब बहुत ही मुश्किल से उसका चेहरा याद आता है, इसलिए मैं पहचान नहीं पाया कि वह वही व्यक्ति है या नहीं। लेकिन मैं बस उसकी थोड़ी सी क्यूआई एनर्जी ही चोरी कर सकता था और तुमने उसको फील किया, इसीलिए ये तुम्हें डिसाइड करना है कि वह वही है या नहीं। और वो आगे कहता है शायद मुझे पता है कि तुम पहले से ही ये जानते हो। और फिर गैंगोंग कहता है हाँ मुझे पता है। और फिर इसके बाद हम गैंगोंग को रेस्टोरेंट में आता हुआ देखते हैं जहाँ पे ऊपर से एरी कहती है आखिर तुम कहाँ गए हुए थे? तभी गैंगोंग ऊपर देखता हुआ कहता है कहीं भी नहीं, बस मैं किसी से मिलने गया था। और बताओ क्या तुम्हारी तबीयत पहले से ठीक है? और फिर एरी कहती है हाँ मैं पहले से काफ़ी अच्छी हूँ, मैं कल से काम पर आ जाऊँगी। और फिर गैंगोंग कहता है ये तो बढ़िया है क्योंकि ग्रैंडमा पहले से काफ़ी थकी हुई हैं। और ये कहने के बाद गैंगोंग अंदर जाने लगता है। तभी एरी कहती है गैंगोंग मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, अच्छा यही होगा कि तुम मुझे बता दो। और ये सुनने के बाद गैंगोंग चौंक जाता है। और फिर एरी कहती है तुमने ज़रूर कुछ खाने का छुपा रखा है। और फिर गैंगोंग गुस्से में कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके बाद हम गैंगोंग को व्हाइट हॉर्स स्क्वाड के अंदर देखते हैं जहाँ पे वो जिन के सामने बैठा होता है। और जिन कहती है तो तुम्हें सिर्फ एक पास और एक मैप चाहिए था, बस इतना ही ना? अगर तुम्हें कुछ और चाहिए? तभी गैंगोंग कहता है नहीं इससे काम हो जाएगा। और फिर जिन कहती है लेकिन इन सब चीज़ों का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। फिर वो आगे कहती है लेकिन तुम वापस आने के बाद भी पे कर सकते हो। और फिर गैंगोंग कहता है अगर मैं वापस ही नहीं आया तो मुझे पे नहीं करना होगा ना? फिर जिन कहती है बिल्कुल भी नहीं, तुम हमें क्या समझते हो, हम व्हाइट हॉर्स स्क्वाड का नियम है, हम अपने हक का एक पैसा भी नहीं छोड़ते। और उसके बाद हम गैंगोंग को जाते हुए देखते हैं जहाँ पर उसे कोई कहता है हे मोटे। और फिर गैंगोंग उसकी तरफ देखता है जहाँ पर कोई और नहीं सोहंग होता है। और फिर सोहंग गैंगोंग से कहता है इतनी सुबह सुबह क्या तुम यहाँ पर डम्पलिंग्स डिलीवरी करने आए हो या फिर तुम्हें मुझसे कुछ काम है? और फिर गैंगोंग गुस्से में जाते हुए कहता है तुम्हें कुछ काम वाम तो है नहीं, जाकर सोते क्यों नहीं हो? ऐसा लगता है जैसे तुम्हें और बड़ा होने की ज़रूरत है। और फिर सोहंग गैंगोंग से कहता है तुम्हें वहाँ से नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुमने जिन लोगों को मारा था उन लोगों को पता चल गया है कि तुम इसी रास्ते से जाओगे, इसीलिए वो सारे के सारे यहीं पर कहीं छुपे हुए हैं ताकि तुम पे अटैक कर सकें। और ये सुनने के बाद गैंगोंग उन जंगलों की तरफ देखता है जहाँ पर वो सारे लोग छुपे हुए होते हैं। और इसके बाद हम गैंगोंग को एक जंगल से जाते हुए देखते हैं। तभी गैंगोंग को कुछ अचानक से फील होता है और वो ऊपर की तरफ जंप करता है और उसके नीचे एक छोटा सा पहाड़ होता है और गैंगोंग उसी पहाड़ की तरफ देख रहा होता है। लेकिन उसके बाद वहाँ से कोई खतरा ना महसूस करके वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और हम देखते हैं उस पहाड़ के पीछे कोई और नहीं जिनके ग्रैंडपा होते हैं और वह कहते हैं क्या यह वही है? और हम वहीं पर डांग को भी देखते हैं। और फिर जिनके ग्रैंडपा कहते हैं मुझे बिलीव नहीं हो रहा, आखिर ये इतना कम उम्र में इतना स्किल्ड कैसे हो सकता है? अगर मैंने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे यकीन नहीं होता। अब मैं समझ सकता हूँ कि तुम इससे कैसे हार गए। मैं तो बस उसे देखकर यही सोच रहा हूँ कि उसका मास्टर डोकोयोंग आखिर कैसा होगा। और उसके बाद वो डैंग को कहते हैं खड़े हो जाओ। और उनकी बात सुनकर डैंग चुपचाप खड़ा हो जाता है। और फिर जिनके ग्रैंडपा डैंग से कहते हैं वैसे तो मैं तुम्हें डेडली ब्लैक अलायंस का नाम खराब करने के लिए तुम्हें आत्महत्या करने को कहता, लेकिन तुमने मेरी पोती की देखभाल की है इसलिए मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। और फिर वो वहाँ से जाते हुए डैंग से कहते हैं चलो अब वापस चलें। और फिर उसके बाद हम जिन और उसके ग्रैंडपा को देखते हैं जहाँ पर जिन कहती है क्या आप अभी से जा रहे हैं? लेकिन आप अभी अभी तो आए थे, क्या मैंने आपको किसी तरह से परेशान किया? और फिर जिन के ग्रैंडपा उसके सर पे हाथ रखते हुए कहते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें तो देखकर मेरी सारी थकान दूर हो जाती है, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर रुक सकूँ। और फिर जिन कहती है लेकिन क्यों? और फिर जिन के ग्रैंडपा कहते हैं मैं तो अपने पुराने दोस्त की बीमारी के लिए कुछ जड़ी बूटियाँ लेकर जा रहा था, अभी तक तो मैं घर लौट चुका होता और वहाँ से आते टाइम मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को देखना चाहा, लेकिन अब काफ़ी लेट हो चुका है और मुझे कल रात को ही किसी से पता चला कि मेरे दोस्त की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और इसके बाद जिन रोते हुए कहती है अगर आप ये सब कह रहे हैं तब मैं आपको और नहीं रोक सकती,
और इसके बाद जिन के ग्रैंडपा उसको गले लगा लेते हैं। और फिर हम जिन के ग्रैंडपा को जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर जिन कहती है, ग्रैंडपा आप वापस आओगे ना, आपको वापस आना ही पड़ेगा। और वो अपने ग्रैंडपा को जाते हुए देख रो रही होती है। और सिर्फ वही नहीं, वहाँ पर सभी लोग रो रहे होते हैं। और फिर उसके बाद हम रेस्टोरेंट के अंदर गैंगोंग को देखते हैं। तभी गैंगोंग के दिमाग में उसके मास्टर आते हैं और कहते हैं, आखिर तुम अब किस चीज़ का वेट कर रहे हो? क्या तुम डर रहे हो कि तुम उससे हार जाओगे, या फिर इस वजह से है कि तुमने उस लड़की से प्रॉमिस किया था कि तुम किसी को भी नहीं मारोगे? और ये कहने के बाद उसके मास्टर चले जाते हैं। और फिर गैंगोंग कहता है, नहीं मैं जा रहा हूँ, इसीलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर इसके बाद वो अपने बेड के नीचे से अपना बक्सा निकालता है, जिसके अंदर उसके पुराने कपड़े और उसके वेपन्स रखे होते हैं। लेकिन वो कहता है, मैंने तो वो सारे वेपन व्हाइट हॉर्स स्क्वाड के रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए बेच दिया। और इसके बाद हम अगला दिन देखते हैं, जहाँ पर मालकिन कहती है, क्या तुम यहाँ से जा रहे हो? और फिर गैंगोंग हंसते हुए कहता है, नहीं, असल में मुझे एक लंबी छुट्टी चाहिए, मुझे कहीं पर जाना है। और फिर मालकिन कहती है, लेकिन कहाँ? फिर गैंगोंग कहता है, मुझे नहीं पता, मैं वहाँ पर कभी गया तो नहीं। और फिर मालकिन कहती है, तुम्हें कितना टाइम लगेगा? और फिर गैंगोंग कहता है, मुझे यह भी नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा। और फिर मालकिन कहती है, क्या तुम श्योर हो कि तुम वापस भी आओगे? और फिर गैंगोंग कहता है, हाँ, सच कहूँ तो काश मैं ये कह पाता, पर वहीं जाकर पता चलेगा। और फिर मालकिन कहती है, क्या तुम्हें यह सब मजाक लगता है? यह सीज़न सबसे ज़्यादा बिजी सीज़न में से एक है और तुम यहाँ पर छुट्टी लेने की बात कर रहे हो, वो भी तुम्हें पता नहीं कि तुम कितने दिनों के लिए जाओगे। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या रहे हो? और उसके बाद मालकिन चिल्लाते हुए कहती है, या तो तुम यहाँ से चले जाओ या फिर काम पर लौटो, तुम्हें किसी कंफ्यूजन में नहीं रहना है, तुम्हें एक चुनना ही पड़ेगा। और फिर मालकिन एरी से पूछती है, क्या तुम्हें पहले से ये पता था कि यह जाने वाला है? और फिर एडी कहती है, हाँ मुझे पता था। और फिर मालकिन कहती है, यह कैसा जवाब था? जब तुम्हें पता था तो मुझे बताना चाहिए था ना। और उसके बाद गैंगोंग कहता है, तो फिर मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। और फिर इसके बाद मालकिन उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? जरा मेरी आंखों में देखकर फिर से बोलना। और फिर गैंगोंग कहता है, माफ़ करना ग्रैंडमा, मैं आपके काइंडनेस को कभी नहीं भूल पाऊंगा जो आपने मेरे ऊपर की। और उसके बाद हम जंगलों के बीच एक घर के अंदर कई सारे लोगों को देखते हैं, जहाँ पर दो लोग आते हैं। और तभी अंदर बैठा हुआ आदमी कहता है, क्या मास्टर अभी भी सुनो प्लेस पर है? और वो दोनों कहते हैं, हाँ बिल्कुल, पहले की तरह। और फिर वो आदमी कहता है, क्या मैं गलत समझा? क्या हो अगर ये सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से हुआ हो, लेकिन फिर भी उन लोगों को बुलाओ, वाइल्ड डॉग्स। और वो आगे कहता है, जब तक हमारे पास एक भी चांस है, हम इसे होने से रोकेंगे, हम हर उस रिस्क को रोकेंगे जो हमारे मास्टर से कनेक्टेड है। और उसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जिसने अपनी पूरी बॉडी ढका होता है और वो कहीं पे बैठकर कह रहा होता है, तो तुम मेरे लिए आ रहे हो डोकोयोंग के स्टूडेंट। और फिर उसके बाद हम गैंगोंग को देखते हैं जो अपना सारा सामान उठाकर आखिरी बार रेस्टोरेंट को देखकर वहाँ से जा रहा होता है। और गैंगोंग को जाते हुए देख एरी उसको आवाज़ लगाती है और ऊपर से कुछ खाना और पानी फेंकती है। और उसके बाद वो उसको पैसों से भरा थैला भी फेंकती है और वो कहती है, यह माँ ने दिए हैं और हमेशा याद रखना, कभी भी खाना खाना मत भूलना। और फिर गैंगोंग खाने के लिए उसको थैंक्स करता है और कहता है, ग्रैंडमा को भी मेरी तरफ से थैंक्स बोल देना। और गैंगोंग को वहाँ से जाते हुए देख एरी कहती है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम कब वापस आओगे? और फिर गैंगोंग कहता है, जब तक मैं वहाँ पर जाऊँगा नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? फिर एडी कहती है, तो मत जाओ ना, अगर मैं ये कहूँगी तो क्या तुम यहीं पर रुक जाओगे? और इसके बाद एरी और गैंगोंग एक दूसरे को थोड़ी देर तक देखते रह जाते हैं। और उसके बाद एरी कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी स्टूपिड, जाओ यहाँ से। और फिर गैंगोंग थैंक्स बोलता हुआ वहाँ से चला जाता है। और फिर हम एरी को देखते हैं जो दुखी मन से उसको जाते हुए देख रही होती है। और फिर हम गैंगोंग को देखते हैं जो जंगलों के बीच से जा रहा होता है अपने मास्टर का बदला लेने, जिन लोगों ने उसके मास्टर को धोखा दिया था।